हम आज के अपने इस व्याख्यान में सामाजिक समूह और उसके प्रमुख प्रकार, विशेष तौर से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, इन दोनों समूहों पर आज विशेष तौर से चर्चा होगी। और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि समाजशास्त्र को समझने की दृष्टि से भी। इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस इस बात से ही समझ में आ जाती है कि समाजशास्त्र की जो प्रमुख परिभाषाएं बताई गई हैं, जो 4 परिभाषाएं जो सबसे महत्वपूर्ण बताई गई हैं, उनमें से एक परिभाषा वो सामाजिक समूहों के अध्ययन के तौर पर ही समाजशास्त्र को परिभाषित करती है। जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री H.M. जॉनसन हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि यदि सामाजिक समूहों को ही अगर ठीक से अध्ययन कर लिया जाए, इस कंसेप्ट को यदि ठीक से समझ लिया जाए, तो हम पूरे समाज को समझने की और सामाजिक यथार्थ को समझने और जानने की वैज्ञानिक अध्ययन करने की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पहले इस पार्ट में सामाजिक समूह और उसकी विशेषताओं पर थोड़ी चर्चा होगी, और उसके बाद जो इसके जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, उसके बारे में संक्षिप्त विवेचना होगी। सामाजिक समूह को 4 विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। 4 विशेषताएं। इसकी जो परिभाषाएं विद्वानों ने बताई हैं, उन विद्वानों की परिभाषाओं को यदि हम कंपाइल करके यदि हम समझें तो उसमें 4 कंटेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं। पहली बात, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संग्रह होता है। समूह संग्रह, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संग्रह, जिसमें आपस में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संबंध होते पाए जाते हों, एवं ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया, यानी कि एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार का व्यवहार या फिर एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार को एक दूसरे को प्रभावित करना, अंतःक्रिया, एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया कर रहे हो। और साथ ही जो इसका जो चौथा पॉइंट है, कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार, वो जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को आपस में इस बात की संचेतना भी होनी चाहिए कि हम उस ग्रुप के सदस्य हैं और ये ग्रुप हमसे मिलकर बना है। इस बात की एक उनके अंदर भावना होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार, पहली बात, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संग्रह, दूसरी बात, आपस में सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करना, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई व्यवहार करना, और आपस में इस बात की भावना रखना, जो भी समूह के सदस्य हैं उनके अंदर ये भावना होना कि हम उस समूह के सदस्य हैं। तो ऐसे अगर 4 तत्व हैं किसी भी संग्रह में, तो वो संग्रह एक सामाजिक समूह कहलाएगा। मैकाइवर और पेज जो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक समूह पर बल देते हैं, तो उन्होंने अपनी जो सामाजिक समूह की परिभाषा है, उसको भी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही उसको उन्होंने व्याख्यायित किया है, परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संबंध बनाते हैं, तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जो एक और समाजशास्त्री हैं ऑकबर्न, उनका कहना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे के साथ कोई अंतःक्रिया करते हैं, तो
वो एक सामाजिक समूह निर्मित करते हैं। तो इसी तरीके की जो परिभाषाएं हैं विद्वानों की, उन सब का कुल मिलाकर जो हम अपनी परिभाषा में बताएंगे, वो इन 4 बिंदुओं को हम प्रमुख रूप से रेखांकित करेंगे। और तब हम सामाजिक समूह की न केवल अवधारणा को क्लियर कर पाएंगे, बल्कि सामाजिक समूह की हमारी जो अपनी परिभाषा हमें बतानी होगी, हम उसको भी अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उसको बता पाएंगे। सामाजिक समूह को अनेक विद्वानों ने अनेक आधारों पे इसको अलग अलग इसको प्रकार बताए हैं, इसको अलग अलग विभाजन किए हैं। जैसे एक विद्वान हैं, उन्होंने बोला कि सामाजिक समूह के जो प्रकार हैं वो हैं अंतः समूह और बाह्य समूह। इसी प्रकार से अनेक हमें जो प्रकार हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन अपने इस व्याख्यान में हम जो 2 प्रकारों को सबसे महत्वपूर्ण रूप से हम जो विवेचना करना चाहेंगे, जिनकी वो हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो चार्ल्स कूले ने, जो समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को परिभाषित किया, उस पर उन्होंने अपनी स्टडी की, और अपनी स्टडी के आधार पर उन्होंने जो बात कही वो ये कि सामाजिक समूह यानी जो उसका जो एक प्रकार है प्राथमिक समूह, वो प्राथमिक समूह केवल व्यक्ति के लिए 2 दृष्टिकोण से प्राथमिक है। व्यक्ति के लिए 2 दृष्टिकोण से प्राथमिक है। पहला कि वो समय के दृष्टिकोण से, अवस्था के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक समूह पहले पदार्पण होता है ऐसे समूहों का। यानी मतलब सीधा है कि भाई जो समूह व्यक्ति के किसी भी जीवन में जो पहले आते हैं, तो वो जो है वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। प्राथमिक, जैसे अब आप बात करें जैसे परिवार, अभी हम इसके उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने इस बात को समझने के लिए परिवार का एक उदाहरण लेते हैं कि परिवार जो है वो प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह यानी क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में समय के दृष्टिकोण, अवस्था के, आयु के दृष्टिकोण से, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म के समय से ही परिवार से जुड़ जाता है। यानी उसके जीवन में जो सबसे पहले जो समूह आते हैं तो वो समय के दृष्टिकोण से पहले आए हैं, इसलिए प्राथमिक हैं। तो एक तो ये कारण है प्राथमिक समूह का प्राथमिक कहना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक समूह को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में महत्व की दृष्टि से भी वो प्राथमिक होते हैं। हम दोबारा उदाहरण के तौर से समझेंगे, जैसे कि परिवार भी चूंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण, यदि को जो उसका व्यक्ति के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समूह है वो है उसका परिवार से बहुत अधिक प्रभावित होता है, और इसीलिए महत्व की दृष्टि से और साथ ही समूह जो समय की दृष्टि से, दोनों इन कारणों से वो प्राथमिक होता है। अगर प्राथमिक समूह की विशेषताओं को यदि हम समझना चाहें तो इसकी भी जो है वो जो मेन जो प्रमुख रूप से विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है इसमें घनिष्ठता के संबंध होते हैं आपस में, व्यक्तियों में घनिष्ठता के भावनात्मक संबंध। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि ये प्राथमिक समूह प्राथमिक संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं। प्राथमिक समूह प्राथमिक संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं। और तीसरी विशेषता इसकी ये है कि ऐसे समूह स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। ऐसे समूह का जो मुख्य जो भावना है वो है निस्वार्थता की भावना। जैसे फिर उदाहरण के तौर पर आप परिवार को समझ सकते हैं। परिवार के जो आपस में सदस्य होते हैं वो सब एक निस्वार्थ भाव से आपस में उनका संबंध होता है। पिता अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति निभाते हैं, माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, इसी तरीके से बच्चे भी अपने परिवार के लिए जितना योगदान होता है वो करते हैं, और इस प्रकार से बड़ों का सम्मान करते हैं। तो एक निस्वार्थ भावना है, वो कोई स्वार्थ की वजह से ऐसा नहीं करते। इसके अतिरिक्त जो विद्वानों ने सामाजिक समूह की और जो 2 विशेषताएं बताई हैं उनमें एक है छोटा आकार
कि जनरली प्राथमिक समूह बहुत बड़े आकार के वो नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से वापस आते हैं परिवार, और इसी के साथ साथ जो उन्होंने एक और उसकी विशेषता बताई है वो है कि ये इनमें समीपता का संबंध होता है, यानी आमने सामने के संबंध, इन्होंने इसको खास तौर से कहा है। तो इस प्रकार से प्राथमिक समूह, क्योंकि समय की दृष्टि से और किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्व की दृष्टि से प्राथमिक होते हैं, इसलिए प्राथमिक कहलाते हैं। प्राथमिक संबंधों के आधार पर निर्मित समूहों को प्राथमिक समूह कहते हैं। ये इनमें घनिष्ठता के संबंध पाए जाते हैं, भावनात्मक संबंध, इनमें निस्वार्थता के संबंध पाए जाते हैं। ये तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, और साथ ही इनमें आमने सामने और समीपता के संबंध होते हैं। ऐसे किसी भी समूह को हम प्राथमिक समूह की संज्ञा दे सकते हैं। उदाहरण के आधार पर समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण, जो इसके उदाहरण है प्रमुख रूप से 3 उदाहरण, एक परिवार, दूसरा मित्र मंडली और तीसरा पड़ोस। ये 3 उदाहरण खास तौर से विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये तीनों प्राथमिक समूह होते हैं। आइए द्वितीयक समूह के बारे में हम बात करें। विषय में द्वितीयक समूह की कोई स्पष्ट परिभाषा देखने को नहीं मिलती। कोई सर्वमान्य परिभाषा की जो ये बता सके कि द्वितीयक समूह ये है, ऐसी कोई परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। हाँ, एक विद्वान बियरस्टीड, उन्होंने एक कथन कहा है, पुस्तकों में कथन देखने को मिलता है कि ऐसे समूह जो प्राथमिक समूह नहीं है वे द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ऐसे समूह जो प्राथमिक समूह नहीं है वे द्वितीयक समूह हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं और समझ लेते हैं। तो ये हमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह किस प्रकार से अंतर है इनमें और कैसे ये व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, वो काफी हद तक हमें समझ में आ जाएगा। द्वितीयक समूह काफी हद तक प्राथमिक समूह से विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं। जैसे ये द्वितीयक संबंधों पर आधारित होते हैं, इनमें स्वार्थपरकता की भावना अधिक होती है, स्वार्थ पर आधारित अधिक होते हैं। इनमें व्यक्तिपरकता की भावना, व्यक्तिवादिता की भावना अधिक होती है, और इनमें घनिष्ठ संबंध, इनके सदस्यों के बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध अपेक्षाकृत कम देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिलते हैं, और ये अपेक्षाकृत आकार में बड़े होते हैं। ये द्वितीयक समूह की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे आप एक बैंक का उदाहरण ले सकते हैं, आप कि बैंक का पूरा जो एक बैंक है, या जैसे आप कोई भी श्रमिक संगठन का उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी यूनियन, या फिर आप कोई भी राजनीतिक दल का उदाहरण ले सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, या फिर इसी तरीके से आप कोई भी जो वित्तीय संस्थान हैं इस प्रकार के, या ऑफिसेज हैं, उनके जो लोग आपस में मिलकर एक जो समूह बनाते हैं वो कहलाता है द्वितीयक समूह। आप ध्यान दें तो ऐसे समूहों में हमें परिवार जैसी या मित्र मंडली जैसी घनिष्ठता देखने को नहीं मिलती। ऐसे समूहों में, द्वितीयक समूह में हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना एक प्रमुख भावना होती है कि व्यक्ति ये चाहता है कि वो जिन समूहों से जुड़ा है तो वो अपनी तरक्की और अपने लिए कुछ अवसर तलाश कर सके। ये उसका एक प्रमुख उद्देश्य, जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होते हैं उनमें से एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से द्वितीयक समूह में कई बार आमने सामने के संबंध नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो द्वितीयक समूह है उनका ये एक कंसेप्ट है। हम समझ सकते हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं हैं उनमें पर्याप्त रूप से अंतर है। ये व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में नहीं आते। इनका संबंध जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है उसके बाद उसके जीवन में नौकरी के सिलसिले में या फिर किसी उद्यम के सिलसिले में, या जैसे जैसे जीवन उसका परिवार से और पड़ोस से, और फिर जैसे वो
उसका जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता चला जाता है, तो अपने जीवन यापन के लिए वो ऐसे समूहों से जुड़ता चला जाता है। इसलिए सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से और व्यक्ति के जीवन में उन्नति के दृष्टिकोण से और व्यक्ति को जीवन यापन करने के दृष्टिकोण से द्वितीयक समूह बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की जो प्रकृति है महत्व के दृष्टिकोण से अलग अलग है। जो प्राथमिक समूह है उनका महत्व एक अलग प्रकार से है कि यदि व्यक्ति के जीवन में जो परिवार का महत्व है, वो महत्व जो ये श्रमिक संगठन है या जो बैंक हैं या फिर जो कोई भी ऐसी संस्थान है जिनसे वो जुड़ा है, उनसे तुलना नहीं की जा सकती। यद्यपि जो द्वितीयक समूह है वो भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो सामाजिक समूह उसका जो कंसेप्ट है उसको, और उसके साथ साथ जो उसके जो दो प्रमुख प्रकार हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, उनको इस प्रकार से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि अब इस व्याख्यान के बाद यदि हम घर पर इसको कोशिश करके यदि बुक से पढ़ेंगे तो आसानी से इसको हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमको एक कंसेप्ट एक सरल भाषा में आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और निश्चित रूप से यदि आप इसको आप घर पर अध्ययन करेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा। आप इसको न केवल समझ पाएंगे बल्कि परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, तो आप इसमें आप अपना परफॉर्म करेंगे, ज्ञानवर्धन भी करेंगे और परीक्षा के लिए भी आपकी बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।